नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछले वीडियो में अपन फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम के बारे में बात कर रहे थे और अपने दो घटनाक्रमों की बात की थी। पहला घटनाक्रम था स्टेट जनरल की बैठक, जो लगभग 150 साल बाद में वापस होती है 5 मई सन 1789 के अंदर। दूसरे घटनाक्रम की बात की थी, वो थी अपने टेनिस कोर्ट की शपथ। ये जो टेनिस कोर्ट की शपथ है 20 जून 1789 को ली जाती है। तो अपन ने ये दोनों घटनाक्रमों की बात पिछले वीडियो के अंदर की थी। आज अपन उससे देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं एक बार इन दोनों घटनाक्रम को यहाँ पर रिवाइज के रूप में लिख देता हूँ। 5 मई 1789 इस दिन क्या हुआ था? स्टेट जनरल की बैठक हुई और ये बैठक है जो पूर्ण रूप से ही असफल हो गई थी। और उसके बाद में दूसरे घटनाक्रम के अंदर आया था 20 जून 1789। इसके अंदर क्या हुआ था? टेनिस कोर्ट की शपथ ली थी। टेनिस कोर्ट की शपथ के अंतर्गत क्या आता है? टेनिस कोर्ट के अंदर जो तीसरे स्टेट के लोग थे वो इकट्ठा हुए, लगभग उनकी संख्या 600 थी और उन्होंने एक शपथ ली कि जब तक सम्राट के निरंकुश शासन पर अंकुश लगाने वाला संविधान तैयार नहीं कर लेते तब तक यह नेशनल असेंबली भंग नहीं करेंगे। ये उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक सम्राट के निरंकुश शासन पर अंकुश लगाने वाला क्या तैयार नहीं कर देते, संविधान तैयार नहीं कर देते, तब तक ये नेशनल असेंबली भंग नहीं करेंगे। नेशनल असेंबली उन्होंने स्वयं को, यानी उन सभी 600 व्यक्तियों को नेशनल असेंबली कहा। अब देखो, इसका नेतृत्व, टेनिस कोर्ट की शपथ का नेतृत्व किसने किया था? अपन ने पहले वीडियो में पहले बात भी की थी। इन दोनों के नाम सबसे पहले था मिराबियो और दूसरे व्यक्ति थे आबेसिये। मिराबियो और आबेसिये, इन दोनों ने टेनिस कोर्ट की शपथ का नेतृत्व किया था। इस आबेसिये ने एक पेम्पलेट भी लिखा था। पेम्पलेट क्या होता है? प्रचार पुस्तिका, एक छोटा, अपन ये मान सकते हैं छोटी किताब। इनने एक पेम्पलेट भी जारी किया था जिसका शीर्षक था तृतीय स्टेट क्या है। तृतीय स्टेट क्या है, ये याद रखना है अपने को, बहुत बार पूछी जाती है। तृतीय स्टेट क्या है? ये किसका पेम्पलेट था? आबेसिये का। तो ये टेनिस कोर्ट की शपथ और स्टेट जनरल की बैठक तो अपन ने पिछले वीडियो में देख ली थी। ये आपकी शपथ है। एक बार मैं वापस रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब तक सम्राट के निरंकुश शासन पर अंकुश लगाने वाला संविधान तैयार नहीं कर देते। तो ये नेशनल असेंबली जो बनाई थी, या ये 600 व्यक्ति तीसरे स्टेट के जो इकट्ठा हुए थे, वो क्या तैयार करने के लिए हुए थे? संविधान। कैसा संविधान? शासन पर अंकुश लगाने वाला। सिर्फ अंकुश, इसको हटाने की बात अभी तक नहीं सोची गई है। केवल क्या लगाना है? अंकुश लगाना है। और स्वयं को नेशनल असेंबली का दो नेतृत्वकर्ता थे, मिराबियो और आबेसिये। आबेसिये ने एक पेम्पलेट भी निकाला है, तृतीय स्टेट क्या है, इस नाम से। अब अपन आगे देखते हैं आगे के घटनाक्रम में क्या होता है। एक तरफ नेशनल असेंबली संविधान बनाने में लग जाती है, तो नेशनल असेंबली संविधान बनाने में लग गई। वहीं दूसरी ओर क्या होता है? आंदोलनकारी शहरों के अंदर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां होती शुरू हो जाती है, कुछ क्रांतिकारी संगठन होते हैं, वो वहां पर आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ में, इसी घटनाक्रम में क्या होता है कि जो 1788 से लेकर 1788 के अंतिम साल और 1789 के पहले के सालों के अंदर, इनमें क्या होता है? इस बार सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है और सर्दी पड़ने के कारण सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। फसल खराब होने से जो खाद्यान्न की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और फ्रांस का प्रमुख खाद्यान्न, या अपन ये कह सकते हैं प्रमुख भोजन है पाव रोटी।
अब पाव रोटी की कीमतें बहुत ही आसमान छूने लगती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो व्यापारी वर्ग था वो क्या करने लग गया, इन पाव रोटियों को जमा करने लग गया, इन पाव रोटियों को इकट्ठा करके रखना, यानी जमाखोरी करना शुरू कर दिया। जमाखोरी करने से और भी उनके दाम में बढ़ गए। इन सब को देखते हुए क्या होते हैं, आंदोलन शुरू हो जाता है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो आंदोलन के शुरू होने का, अपन के स्टार्ट होने का कारण था पाव रोटी की बढ़ती कीमतें। अब आंदोलनकारी जो यहाँ पर सम्राट के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, उनको ये लगा क्यों ना हम इन महंगाई को भी अपने एजेंडे में शामिल कर लें। अगर महंगाई को एजेंडे में शामिल करेंगे तो आम जनता हमारे साथ जुड़ेगी। अब धीरे धीरे महिलाओं ने दुकानों पर धावे बोलने शुरू कर दिए और यहीं से इस क्रांतिकारी घटना का आरंभ होता है। तो चलिए वापस इसको लिख भी लेते हैं। एक तरफ नेशनल असेंबली संविधान बना रहा था, तो मैं इसके दो भाग कर देता हूं। इस घटनाक्रम में दो भाग हो गए। तो ये एक तरफ तो नेशनल असेंबली वाला भाग गया। तो नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान तैयार किया जा रहा था। और वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने क्या किया, आंदोलन शुरू कर दिया। अब ये तो आंदोलन शुरू हुआ है, यानी ये आंदोलनकारी तो सम्राट की शक्तियों को कम करने के लिए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन इस वर्ष का मैंने अभी आपको बताया था 88 के अंतिम साल, 89 के प्रथम साल, 88-89 को अत्यधिक सर्दी के कारण फसलें खराब हो गई और पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। अब पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। अगर पूछ लिया जाए पाव रोटी क्या है, तो पाव रोटी यहाँ का प्रमुख खाना है। मुख्य खाने के रूप में ये क्या इस्तेमाल करते हैं, पाव रोटी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, अब जब ये यहाँ पर पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी तो व्यापारियों ने जमाखोरी करना शुरू कर दिया। इन व्यापारियों ने क्या किया, जमाखोरी करना शुरू कर दिया। अब जब जमाखोरी करने लगे तब क्या हो गया, महिलाओं ने दुकानों पर धावा बोल दिया और क्रांतिकारियों ने इस मुद्दे को अपने आंदोलन में शामिल कर लिया। अब क्या होता है, महिलाओं ने जब दुकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया, खाद्य दंगे होने लगे, तो क्रांतिकारियों ने कहा ये बड़ा अच्छा मौका है, क्यों ना इसी मुद्दे को अपन शामिल कर लें। हमारे जो जनता के अंदर भाव है वो भी बढ़ जाएगा और साथ में हमारी संख्या भी बढ़ जाएगी। चलो मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ तक नेशनल असेंबली वाले तो अपना संविधान तैयार करने में लगे हुए थे, दूसरी ओर आंदोलनकारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया। ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये नगर या शहर से शुरू होता है। अभी तक अपन शहर के अंदर ही है। उसके बाद में अत्यधिक ठंड पड़ने के कारण फसलें खराब हो गई, पाव रोटी की कीमतें आसमान छूने लगी। अब आसमान छूने के कारण व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो जमाखोरी करने लगे। जमाखोरी करने के कारण महिलाओं ने क्या किया, दुकानों पर हमले करने के धावे बोलने शुरू कर दिए और क्रांतिकारियों ने इस एजेंडे को अपने आंदोलन में शामिल कर लिया, जिससे आम जनता क्या होगी, इनके साथ में जुड़ेगी। अब देखो क्या होता है, अब जब इस प्रकार आंदोलन बढ़ जाता है
तो वहां का सम्राट लुईस 16वां थोड़ा घबरा जाता है। वो कहता है इस प्रकार आंदोलन बढ़ता रहेगा तो मेरे को भी खतरा है। तो इस खतरे से बचने के लिए, वो क्या करता है, अपनी जो राजधानी है पेरिस, वहां पर जो सेना है उसको बुला लेता है। राजधानी पेरिस में सेना को बुला लेता है। लेकिन अब क्या होता है, लोगों के द्वारा ये अफवाह फैला दी जाती है कि सेना को क्रांतिकारियों और आंदोलनकारियों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया है। ये बात सुनते ही जनता के अंदर और आक्रोश उमड़ पड़ता है और वो एक जन सेना का निर्माण करते हैं। ये जन सेना क्या करती है कि बास्तिल का एक दुर्ग होता है जिसकी चर्चा अपन ने पहले वीडियो के अंदर की थी। उस बास्तिल के किले पर हमला कर देते हैं और उसे ध्वस्त कर देते हैं। 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी को ये घटना होती है और ये अपने फ्रांसीसी क्रांति की चौथी घटना है। चलो देखते हैं ये फ्रांसीसी क्रांति की चौथी घटना। सम्राट के द्वारा सुरक्षा हेतु सेना को पेरिस में प्रवेश की अनुमति दे दी जाती है, परंतु अफवाह फैल जाती है कि सेना को गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है। सेना को क्या कर दिया है, ये एक अफवाह थी, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया है। जनता द्वारा जन सेना का निर्माण, जनता के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, एक जन सेना का निर्माण किया जाता है। और 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के दुर्ग पर हमला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। बास्तिल के दुर्ग पर हमला कर ध्वस्त कर दिया जाता है। इसकी चर्चा अपन ने पहले वीडियो में भी की थी कि बास्तिल के दुर्ग पर हमला करके इसको ध्वस्त कर दिया जाता है 14 जुलाई 1789 को। अब अपने आगे आता है, ये तो चल रहा था शहर के अंदर, इसी समय देहात के अंदर भी, देहात का मतलब क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र, देहात में भी अफवाह थी कि, देहात का मतलब क्या हो गया, ग्रामीण बल, वहां पर भी अफवाह फैल जाती है कि जागीरों द्वारा लठेत गिरोह को बुला लिया गया है। अब ये अफवाह कहां पर फैलती है, देहात के अंदर। एक बार मैं रिवाइज करता हूं, वापस ध्यान से देखना। सम्राट ने सुरक्षा के लिए पेरिस में सेना बुलाई थी, लेकिन अफवाह क्या फैल गई थी कि सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया है। इसी कारण जनता के द्वारा जन सेना का निर्माण किया जाता है और 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तिल के किले पर हमला करके उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। देहात में भी अफवाह फैल जाती है कि जागीरों ने क्या किया, लठेत गिरोह, यानी लकड़ी लिए हुए वो मारने के लिए आ रहे हैं। ये भी एक प्रकार से क्या थी, अफवाह थी। जब गांव के अंदर ये अफवाह फैल जाती है तब क्या होता है, गांव वाले भी एक जन सेना का निर्माण करते हैं, ग्रामीण जन सेना का निर्माण होता है और वो जागीरदारों के घरों के ऊपर हमला करना शुरू करते हैं। जागीरदारों के घरों पर हमला करने के कारण जागीरदार वहां पर जागीर छोड़कर भागने लगते हैं। अब जो वहां पर अन्न के भंडार थे उन्हें पूर्ण रूप से लूट लिया जाता है और जो लगान के दस्तावेज थे या जमीनों के जितने भी दस्तावेज थे उन सबको क्या कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। तो देखो, ग्रामीणों के द्वारा जन सेना का निर्माण कर जागीरदारों के
घरों पर हमला किया जाता है और अन्न भंडार लूट लिए जाते हैं। हमला किया जाता है, अन्न भंडार लूट लिए जाते हैं और साथ ही लगान संबंधी दस्तावेजों को जला दिया जाता है, जला दिया जाता है। लगान संबंधी दस्तावेजों को क्या कर दिया जाता है? जला दिया जाता है। ये तो थी गांव की स्थिति। अब देखो, ये सब देखते ही लुई सोले घबरा जाता है। लुई सोले जब घबरा जाता है तो वो अपने परिषद से चर्चा करता है और कहता है क्यों ना हम नेशनल असेंबली को मान्यता देते हुए इस संविधान को मान्यता दे दें। अब क्या होता है, राजा के द्वारा यानी सम्राट लुई सोलहवें के द्वारा नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी जाती है और संविधान को मान लिया जाता है। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कर व्यवस्था और सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया जाता है। तो एक बार वापस इसको लिखते हैं। सम्राट इन आंदोलनकारी घटनाओं से घबराकर नेशनल असेंबली और संविधान को मान्यता दे देता है। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को कर व्यवस्था और सामंती व्यवस्था का अंत हो जाता है। 4 अगस्त 1789 को कर व्यवस्था और सामंती व्यवस्था क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अब सम्राट क्या करता है? इन घटनाओं को देखकर घबरा जाता है और नेशनल असेंबली और संविधान दोनों को ही मान्यता दे देता है। अब जब ये मान्यता दे देता है तो सम्राट से ऊपर कौन हो गया? सम्राट पर अंकुश लगाने वाला संविधान तो सम्राट से ऊपर हो गया। तो यहां पर एक नए तंत्र का जन्म होता है। नए तंत्र का जन्म कौन से? संवैधानिक राजतंत्र। भाई राजा का शासन है तो राजतंत्र है, राजा का शासन है तो राजतंत्र तो है, लेकिन राजा से ऊपर संविधान है। तो ये कौन सा राजतंत्र, ये कौन सा तंत्र कहलाया? संवैधानिक राजतंत्र। संविधान भी है और राजा भी है। संविधान राजा से ऊपर है तो संविधान पहले आ गया। ये क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र। तो इस प्रकार ये क्रांति के घटनाक्रम चले। इसके बाद में था एक और वर्ग बचा हुआ, वो है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग ने देखा शासक के पास तो इतनी बड़ी सेना है तो भी इन आंदोलनकारियों को नहीं रोक पाया, तो हमारे पास तो सेना भी नहीं है और न ही हम इतने योग्य हैं कि इस आंदोलन को दबा पाए। तो उन्होंने अपनी स्व इच्छा से अपने विशेषाधिकारों का त्याग कर दिया और अपने जितनी भी धन संपदा दी वो राजा को दे दी। अपने सारे विशेषाधिकार को त्याग कर दिया। अब किसी प्रकार का चर्च को कर नहीं देना पड़ेगा और अपनी सारी संपत्ति, सारी जमीन किसको दे दी? सम्राट को दे दी। अब जब सम्राट ने इसका आंकलन किया तो ये जो आय प्राप्त हुई है या इससे राजस्व प्राप्त हुआ जो पादरियों की भूमि या चर्च की भूमि से, वो था 20 अरब लिवरे का। कितना था? 20 अरब लिवरे का। और अपन ने पहले वीडियो के अंदर बात की थी, जो फ्रांस है सभी प्रकार के कर्ज मिलाकर भी 13 अरब लिवरे का ही कर्ज था और इससे आय कितनी हो गई? 20 अरब लिवरे की। तो इस प्रकार इस फ्रांसीसी क्रांति का ये एक अंतिम घटनाक्रम रहा। चलो इसको भी अपन लिख लेते हैं। जो पादरी वर्ग था उसने घबराकर देखो, ये अपना हो गया पादरी वर्ग। पादरी वर्ग ने क्या किया? पहले तो देखते हैं क्यों दी? डर कर। किससे डरे? आंदोलनकारियों से। आंदोलनकारियों से डर कर इन्होंने क्या किया है? अपने विशेष अधिकारों का त्याग कर दिया। विशेषाधिकारों का त्याग कर दिया
और विशेष अधिकारों का त्याग कर दिया। और विशेष अधिकार कौन कौन से थे? मूल रूप से था कर लेने का विशेष अधिकार और कर नहीं देने का विशेष अधिकार, कर लेने का और कर नहीं देने का। तो इन विशेष अधिकारों का त्याग कर दिया। चर्च की सारी संपत्ति, चर्च की सारी संपत्ति और भूमि सम्राट को सौंप दी, जिससे राज्य को 20 अरब लिवरे वहां की मुद्रा है का राजस्व प्राप्त हुआ। 20 अरब लिवरे का क्या प्राप्त हुआ? राजस्व प्राप्त हुआ। तो ये अपना अंतिम घटनाक्रम था जिससे विशेष अधिकार का अंत हो गया है। एक दो बार इस वीडियो को रिवाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा। अगले वीडियो में अपन आगे देखेंगे किस प्रकार जो संवैधानिक राजतंत्र काम कैसे करता था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।